दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अफसोस। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सुनील मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है। उसके हुलिये को देखकर ही पता लग रहा था कि वो एक मुसलमान है। वो मंदिर में आता है और पूजा करने लगता है, और उसे देखकर एक सवाल सुनील के दिमाग पर दस्तक देता है, और वो ये कि एक मुसलमान आखिर मंदिर में क्या कर रहा है। और मंदिर में मुसलमान का आना तो फिर भी चलो हो सकता है, बहुत कॉमन है ये आजकल के ज़माने में, पर ये तो पूजा कर रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। और यह सवाल सुनील को उसकी सोच से बाहर निकाल देता है, और वो उस शख्स की तरफ देखने लगता है। वह शख्स भी सुनील की आंखों में उठे उस सवाल को भांप लेता है, और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सुनील के साथ बैठ जाता है और कहने लगता है, दोस्त, मेरा नाम कमाल है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ और मैं रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। सुनील यह सुनकर आश्चर्य से पूछता है, दोस्त, ये बात कॉमन तो बिल्कुल भी नहीं है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कमाल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर बड़े काम या बदलाव के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और यहाँ भी है। वो सुनील को अपने पूजा करने के पीछे की वजह बताते हुए कहता है, हमारी बेगम हिंदू धर्म से थीं, पर उन्होंने हमारे धर्म को भी दिल से अपनाया था, और यही उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी। लेकिन हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारी खातिर अपने भगवान से दूर रहीं, और आखिर एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास चली गईं। मरने से पहले उन्होंने हमें एक खत लिखा था, जो हमें उनके इंतकाल के बाद मिला। उसमें लिखा था कि उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आया करती थीं। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी हमें बताया नहीं, पर वो हमें धोखा भी नहीं देना चाहती थीं, इसलिए वो खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार की खातिर, हमारे अभिमान की खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ही नहीं की, पर मरते मरते वो हमसे सच कहकर गईं। उस खत को पढ़कर हमें उनके प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की जो उन्होंने हमसे उस खत में जाहिर की थी। कमाल की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहते हैं। कमाल की बातें सुनकर सुनील के चेहरे पर बेचैनी सी छा जाती है, जिसे देखकर कमाल सुनील से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सुनील कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमाल कहता है, बरखुरदार, आपकी बेचैनी देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप ज़रूर अपने किसी सच से भाग रहे हो। सुनील तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे कमाल ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। कमाल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सुनील तेजी से वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। सुनील के दिमाग में कमाल की सारी बातें घूमने लगती हैं। सुनील को रात भर नींद भी नहीं आती है, और सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात कमाल से होती है। कमाल भी सुनील के पास आकर बैठ जाता है। कमाल समझ रहा था कि सुनील उससे कुछ कहना चाहता है, पर सुनील कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब स्थिति यह थी कि कमाल चाहता था कि सुनील अपनी खामोशी को तोड़कर अपना सच उसके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है, पर वहीं सुनील चाह रहा था कि कमाल उससे आगे से सवाल करे। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक दिन सुनील अपनी खामोशी तोड़कर बोल ही पड़ा, असल में दोस्त, मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, और कोई खास बात नहीं है। उसकी बात सुनकर कमाल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बरखुरदार, इतने दिनों बाद आपने अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है कि आप खुद की ही किसी बात से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए हैं कि सच को स्वीकार ही नहीं कर पाते। कमाल सुनील की उसके ही असली रूप से पहचान करवा रहा था। सुनील के दिल पर एक बोझ था जिसे वो खुद से भी कभी खुलकर नहीं कह पाया था, और आज वो अपने जीवन के उस पहलू को कमाल के सामने रखता है और कहता है, दरअसल दोस्त, बात यह है कि मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था।
पर मेरे माता पिता ने मेरे ना चाहते हुए भी मेरी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की दीप्ति से करवा दी। क्योंकि यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, इसलिए मैं दीप्ति को पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। पर वो मेरी हर ज़रूरत को मेरे कहे बिना ही पूरा कर देती थी। मेरे माता पिता का पूरा ख्याल रखती थी। वो मेरे पूरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। लेकिन मुझे उसका ये रूप पसंद नहीं आ रहा था। मैं बात बात पर उसे झिड़क देता था और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। मैं उसकी भावनाओं और ज़रूरतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और एक वो थी जो बिना कुछ कहे मुझे अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही थी, ताकि मेरे काम में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, जिसकी वजह से मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। पर इस तरक्की से मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान हो गया था। मुझे लगता था कि मेरी यह तरक्की सिर्फ मेरी काबिलियत की वजह से है, इसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन मैं नशे में धुत होकर घर आया और मैंने दीप्ति के साथ कुछ ज़्यादा ही बदसलूकी कर दी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, मैं बोलता ही गया। दीप्ति के लिए तो यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं दीप्ति से इस तरह बात भी कैसे कर सकता हूँ। मेरे ऐसे व्यवहार से वो बहुत टूट गए थे और अगले ही दिन बिना मुझसे बात किए वो दीप्ति को अपने साथ ले गए। मैंने भी ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सजा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त दीप्ति ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मन ही मन सोचा, क्या समझती है ये खुद को? उसे क्या लगता है मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? वो तो थी ही गंवार, अब चली गई। अब मैं आज़ाद हूँ और ऐसा सोचकर मैं ऑफिस चला गया। और उस दिन ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने अपना टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोजाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था, इसलिए मैंने उस एहसास को इग्नोर कर दिया। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए उसी डायरी पर डिपेंड करता था जो दीप्ति जाते वक्त मेरे लिए छोड़ गई थी। कभी किसी कमी का कुछ एहसास होता तो मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान तब हो गया जब इस झूठी अकड़ के चलते मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। दरअसल मैं हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में दीप्ति का भी कोई सहयोग था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहां मैं दीप्ति को देखकर चिढ़ता था, उसे गंवार कहकर निकल जाता था, वहां अब मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता। और एक दिन मन भारी होने पर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर उस दिन समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि दीप्ति ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कॉल कट कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज़ भी मिल गए, पर पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं भी तो यही चाहता था कि दीप्ति मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, और अब जब वो मेरी ज़िंदगी से दूर जाना चाहती है तो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसके जाने से परेशान क्यों हूँ। कमाल भाई, यही मेरी उदासी का कारण है। कमाल थोड़ी देर रुककर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? सुनील कहता है, दीप्ति तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो दूसरी शादी क्यों करना चाहती है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कमाल कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं? मेरे भाई, आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर भी माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। मियाँ, समझ लो कि अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे ज़िंदगी से हरा देता है। सुनील सब जानता है,
पर उसके अहम के कारण वो दीप्ति से बात नहीं कह पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार दीप्ति उसे ना कह दे। कमाल सुनील को झंझोड़कर कहता है, जब मैं दूसरे धर्म का होकर भी मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? सुनील को कमाल की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर दीप्ति को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, इस एक टेक्स्ट मैसेज के बाद दीप्ति एक पल के लिए भी नहीं रुकती और तुरंत सुनील को कॉल लगा देती है। सुनील को भी अपनी जिंदगी में दीप्ति की अहमियत पता चल गई थी, इसलिए वो दीप्ति से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है और उसे घर ले आता है। दोनों फिर से अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। पर सुनील को अब भी इस बात का बहुत अफसोस रहता है कि उसके झूठे ईगो के कारण न सिर्फ दीप्ति को कष्ट उठाने पड़े, बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी का शुरुआती समय बहुत ही खराब बीता। पर वो इस बात से खुश भी है कि उसने अपनी गलती मानी और दीप्ति ने उसे माफ़ भी कर दिया, और अब दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।